नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 अप्रैल 2022 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। आगे बढ़ते हुए आप सभी के लिए एक घोषणा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे द्वारा आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं और इसी श्रृंखला में आज की बड़ी खबर नामक पहल को शुरू किया गया है, जिसे आप सभी के द्वारा लगातार सराहा भी जा रहा है। इसी में आज का विषय है भारत नेपाल शिखर सम्मेलन संबंधों में सुधार। इसे देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इसका लाभ उठाएं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंगारुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है, ये दुनिया के सबसे बड़े धानी प्राणी या मार्सुपियल हैं। अगला, कंगारू पीछे नहीं चल सकते। अगला है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के स्थानिक हैं। आपके सामने इसके विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले संबंधित समाचार को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, भारत के अंदर में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के अंदर में अनधिकृत रूप से भारत लाए गए कुछ कंगारू पकड़े गए हैं बैकुंठपुर के क्षेत्र में, जिन्हें वन विभाग के अधिकारियों ने अपने संरक्षण में ले लिया है। अगर हम बात करें कंगारू की, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला स्तनधारी शाकाहारी प्राणी है। कंगारू मुख्य रूप से प्रसिद्ध है अपने कुछ खास विशेषताओं के लिए, जैसे कि इनमें एक शिशु थैली पाई जाती है इनके शरीर के अंदर में, जहां पर शिशु कंगारू एक लंबे समय तक रहता है। 1773 में कैप्टन कुक ने सबसे पहले इन्हें देखा था, तभी से आज की दुनिया के सामने कंगारू आए। इसके अलावा कंगारू पीछे की ओर नहीं चल सकते हैं और मुख्य रूप से ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के आसपास के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले कथन में है धानी प्राणी या मार्सुपियल, जो शिशु थैली होती है, ये उसी के संदर्भ में है और ये बिल्कुल सही है। पीछे की ओर नहीं चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के क्षेत्रों के स्थानिक हैं, ये वाला कथन भी सही है। ऐसे में इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले प्रश्न की ओर। शेर शाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शेर शाह एक धर्मपरायण मुसलमान बना रहा और आमतौर पर अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी कृति पद्मावत उसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। अगला है, उसके प्रशासन में दीवान ए आरिज राजस्व और वित्त का प्रभारी होता था। सबसे पहले संबंधित समाचार को देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस समाचार में जिक्र किया गया है खेता या खेत नामक कशीदाकारी का। इसका अभ्यास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। इस कशीदाकारी की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें 4 से 5 पुरानी साड़ियों को एकत्र करके उनके माध्यम से रिवर्सिबल रजाइयां बनाई जाती हैं, अर्थात ऐसी रजाइयां जिन्हें उलट करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक पीढ़ीगत शिल्प है जो मूल रूप से शेरशाहबादी समुदाय की महिलाओं द्वारा जीवित रखा गया है। इसको और बढ़ावा देने के लिए इसके संबंध में एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम अपना सहयोग देगा। अब यहाँ पर एक विषय और भी है स्टूडेंट्स, कि शेरशाहबादी समुदाय आखिर है क्या। कहते हैं, जब शेर शाह सूरी ने बंगाल के इन क्षेत्रों को जीता था, तो उसने अपने पैदल सैनिकों को मालदा जिले के आसपास की कुछ जमीनें दे दी थी विजय की याद। लेकिन बहुत जल्दी ही 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। अब इन सैनिकों को क्षेत्रीय शासकों ने, मुगलों ने अपनी फौज में नहीं लिया। इन्हीं सैनिकों ने निकटवर्ती क्षेत्रों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और वहां से शेरशाहबादी समुदाय का उदय होना शुरू हुआ। अब अगर हम कुछ बात करें शेर शाह सूरी के बारे में, तो भले शेर शाह सूरी ने दिल्ली के तख्त पर बहुत छोटे समय के लिए शासन किया, लेकिन बिहार के अंदर में उसने अपनी योग्यता का परिचय पहले ही दे दिया था। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान और बिहार के नवाब के द्वारा
इसे नाम दिया गया था शेर खान। शेरशाह के राज्य में बुंदेलखंड, मालवा, मुल्तान, पंजाब और सिंध आदि क्षेत्र शामिल थे। प्रशासनिक सुधारों के लिए, खासतौर पर भू राजस्व के संबंध में किए गए सुधारों के लिए शेरशाह को विशेष रूप से याद किया जाता है। इसके दरबार में 4 महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे। दीवाने विजारत या वजीर राजस्व और वित्त का प्रभारी था। दीवाने आरिज सेना का प्रभारी था। दीवाने रसालत विदेश मंत्री के रूप में कार्य करता था। दीवाने इंशा संचार के रूप में। इसके अलावा इसके साम्राज्य को प्रांतों और फिर अंत में सरकारों में विभाजित किया गया था। अब सरकारों को आगे विभाजित किया गया था परगना और अन्य अधिकारियों के मातहत। इन्हीं में से कुछ स्थानीय स्तर के अधिकारी हुआ करते थे, मसलन शिकदार सैन्य अधिकारी, अमीन भू राजस्व, फोतेदार कोषाध्यक्ष और कारकुन लेखाकार। यहाँ पर अगर आप प्रश्न को देखें तो यहाँ पर विषय है शेरशाह एक धर्मपरायण मुसलमान बना रहा और आमतौर पर अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसी के समय में पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके शासनकाल में दीवाने आरिज, मैं अभी आपको बता करके आ रहा हूं, यह मुख्य रूप से जिम्मेदार था सैन्य प्रबंध के लिए। राजस्व और वित्त के प्रभारी के रूप में हमने चर्चा की है दीवाने विजारत या वजीर की। ऐसे में 1 और 2 केवल यहां पर सही होते हैं और इस लिहाज से विकल्प ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। अगला है गांधी जी के हाथों में दांडी मार्च का नेतृत्व। अगला है गांधी जी पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार। और अंत में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहले संबंधित समाचार को देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए यहां पर अपने प्रचार अभियान को आरंभ कर दिया है और इसी संदर्भ में अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान, इन्होंने साबरमती आश्रम की यात्रा की और ये कहा कि वो बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं स्वयं को कि वो उस देश में पैदा हुए हैं जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। अब यहां पर अगर आप देखें महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं को, जैसे भारत के अंदर में उन्होंने पहले सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में की, जिसमें उनकी मदद उनके मित्र जीवनलाल देसाई के द्वारा की गई थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के संबंध में सबसे पहले प्रयोग ये सब दक्षिण अफ्रीका में किए गए थे। हम जब भारत की बात करते हैं तब हम 1915 में कोचरब का क्षेत्र देखते हैं जो कि गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद के निकट में ही है। इसके अलावा अगर हम एक और बड़ी घटना के रूप में इस बात को देखें तो गांधी जी को सबसे पहले राजद्रोह के आरोप में 1922 में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन आरंभ किया था और अंग्रेजों ने गांधी जी के ऊपर में इस बात का आरोप लगाया कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काने का कार्य किया था, इसलिए 1922 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा ही की गई। बाद में हम लोग देखते हैं दांडी मार्च, जो कि एक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, इसका आयोजन भी गांधी जी के द्वारा किया गया। बाद में हम लोग देखते हैं 1931 में गांधी और उस समय के वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ था और इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जाकर के भाग भी लिया था। इसका सही जवाब हो जाता है 1, 3, 4 और 2 अर्थात सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है जघन्य अपराध किए जाने की स्थिति में कानून के उल्लंघन के आरोप में एक बच्चे को पुलिस लॉकअप में रखा जा सकता है या जेल में बंद किया जा सकता है। दूसरा है जिस बच्चे पर जमानती या गैर जमानती अपराध करने का आरोप लगाया गया है उसे जमानत के साथ या बिना जमानत पर रिहा किया जा सकता है या किसी परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखा जा सकता है। आपके सामने यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। आइए सबसे पहले संबंधित समाचार को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, भारत सरकार द्वारा
अग्रिम जमानत के संदर्भ में खासतौर पर किशोरों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। किशोरों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के संदर्भ में अग्रिम जमानत देने का विषय भारत में एक बहुत ही विवादास्पद विषय है। अगर हम बात करें किशोर की, तो भारत के अंदर में जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसे एक किशोर के रूप में देखा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के पक्ष में उच्च न्यायालयों में जो तर्क दिए जाते हैं वो इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने का अधिकार है और वो अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहां पर यह विषय भी स्टूडेंट्स उभर करके आते हैं, जहां पर कई सारे वकीलों के द्वारा यह बात कही गई कि देखिए, भारत के अंदर में किसी भी किशोर को सलाखों के पीछे रखा ही नहीं जा सकता है और ऐसे में अग्रिम जमानत का विषय उभरता ही नहीं है। यहाँ पर उच्च न्यायालयों के द्वारा अलग अलग रुख अपनाए गए हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किशोर न्याय अधिनियम में 2015 में जो संशोधन किए गए थे वहां पर यह विषय उभारे गए थे कि ऐसे किशोर जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच में है उनके साथ वयस्कों के जैसा व्यवहार किया जा सकता है और यह निर्भर करेगा कि उन्होंने अपराध कैसा किया है। अगर उनके द्वारा किया गया अपराध जघन्यतम अपराध है तब उनके साथ वयस्कों के जैसा व्यवहार किया जा सकता है। अगर सामान्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है तो उनकी तुलना इन बच्चों के साथ में नहीं की जा सकती है। लेकिन यहां पर भी यह बात ध्यान रखने वाली है कि ऐसे बच्चे, ऐसे किशोर जिनके ऊपर इस बात का आरोप है कि उन्होंने जघन्यतम अपराध किया है, इसके लिए किशोर न्याय बोर्ड बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का आकलन करेगा और इस बात को निर्धारित करेगा कि क्या बच्चे के साथ वयस्क के रूप में व्यवहार किया जा सकता है या नहीं। पहला कथन आपके सामने है कि कानून के उल्लंघन करने के आरोप में और जघन्य अपराध किए जाने की स्थिति में। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जघन्य अपराध किए जाने की स्थिति में वयस्क के रूप में व्यवहार कर सकते हैं, अर्थात लॉकअप में रख सकते हैं। लेकिन कानून के उल्लंघन के आरोप में तो ये श्रेणी ही अलग हो जाती है और ऐसे में यहां पर इन बच्चों को पुलिस लॉकअप में रखा नहीं जा सकता है। इसके अलावा जिस बच्चे के ऊपर में जमानती या गैर जमानती अपराध करने का आरोप है तो वहां पर भी परीक्षण किया जाएगा, जो कि मैं आपको बता करके आ रहा हूं। तो ऐसे में दूसरा वाला सही है और इसका सही जवाब होगा बी, अर्थात केवल 2। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में। आज का प्रश्न 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किन से प्रभावित होता है या होते हैं। पहला है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, अगला है मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। देखिए स्टूडेंट्स, अमेरिका के अंदर में अगर फेड रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो वहां के लोग हैं वो भारत के अंदर में निवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की जो कार्यवाही है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि के संदर्भ में ये भी बॉन्ड बाजार को प्रभावित करती है और मुद्रास्फीति का असर भी बॉन्ड बाजार के ऊपर में पड़ता है। तो ऐसे में 1, 2 और 3 ये तीनों ही बॉन्ड का जो प्रतिफल है उसको प्रभावित करते हैं और ऐसे में इसका सही जवाब है डी। अब बात करते हैं आज के प्रमुख तथ्य की, जो कि भारतीय अंटार्कटिक विधेयक से संबंधित है। स्टूडेंट्स, भारत ने अंटार्कटिक संधि के ऊपर में हस्ताक्षर करने के लगभग 40 साल बाद 2020 में हम इस बात का मसौदा लेकर के आए हैं। एक घरेलू कानून हम बनाने जा रहे हैं अंटार्कटिक के संबंध में और इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इसके मसौदे को पेश किया। 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और 1961 में यह लागू हो गई थी। यह संधि 60 डिग्री अक्षांश के दक्षिण के क्षेत्र को कवर करती है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहा अंटार्कटिक क्षेत्र का विसैन्यीकरण किया जाए और इसे शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। दुनिया के देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में जो भी तनाव हैं उन तनावों से अंटार्कटिक के क्षेत्र को बचाए रखा जाए। भारत ने भी 1983 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और उसी वर्ष सलाहकार का दर्जा भी हमने प्राप्त किया था।
भारत ने अंटार्कटिक के अंदर में अपने कई मिशन भेजे हैं। सबसे पहला हमारा मिशन यहाँ पर गया था दक्षिण गंगोत्री के नाम से। उसके बाद मैत्री नामक मिशन हमने यहाँ पर भेजा खोज और अनुसंधान के लिए। सबसे नया जो मिशन हमारा यहाँ पर है वो है भारती के नाम से। भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर इस बात को कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में अंटार्कटिक का महत्व और तेजी से बढ़ेगा, और ऐसे में हम एक घरेलू कानून लाना चाहते हैं, क्योंकि भारत अब तक अंटार्कटिक क्षेत्र के अंदर में जो भी कार्य कर रहा था वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए कर रहा था। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचते रहेंगे। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।